बाकी लोग नहीं आए अभी तक। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले आज? अच्छा ठीक है, उसके पहले क्या क्या पढ़ लिए? हाँ ठीक है, चलिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी में है ना, आपके सिलेबस में क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल। इसमें 3 मेजर बड़े पार्ट्स बताए थे मैंने। एक तो बताया था जियोमॉर्फोलॉजी, आपका जो है राइट, ये हम लोग जो शुरू से जुड़े होंगे, जिनका बाद में आएंगे तो बचा होगा तो बाद में देखेंगे, साइक्लिक फिर आ जाएगा। बीच में हमने पढ़ा था ओशनियोग्राफी, समुद्र विज्ञान पढ़ा था, है कि नहीं, ये चीज़ है। और फिर उसके बाद पढ़ा था हमने जो है, पढ़ा नहीं था, पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के 3 बड़े पार्ट्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, राइट। तो इसमें सबसे बड़ा ये है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आता है, उससे थोड़ा छोटा ओशिनोग्राफी है। तो सेकंड नंबर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रीलिम्स में भी 1-2 क्वेश्चंस मान के चलो रहना ही रहना है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे रहेंगे पूरे के पूरे। और मेंस में भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो यहाँ से, और ये समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो जलवायु विज्ञान जो है, तो जलवायु विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना और संगठन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना एंड संगठन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये वाला टॉपिक सुबह तुम लोग उसमें नहीं आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या ये लोग आए थे? अच्छा, कहीं नीचे गए थे। तो ये वाला टॉपिक वायुमंडल की संरचना और संगठन, हिंदी में क्या है? वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। क्लियर है? तो जलवायु विज्ञान में मैंने बीच में बताया था कि मौसम और जलवायु 2 शब्द अलग अलग यूज होते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, दोनों में क्या डिफरेंस बताया था? वेदर एंड क्लाइमेट 2 वर्ड होते हैं। तो मौसम आपका जो है एक लघुकालिक स्थिति होती है, एक क्या होती है आपकी जो है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? लघुकालिक वायुमंडलीय स्थिति। लघुकालिक वायुमंडलीय स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है? वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं, राइट। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी तुम कमरे में आए, तब तक धूप निकली थी, क्लास के बाद बाहर निकलोगे तो हो सकता है कि मौसम चेंज हो जाए, बदली छा जाए, बारिश होना स्टार्ट हो जाए। आई ना बात समझ में? तो वह क्या कहलाता है आपका? तो इसका टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होता है ना, मिनट्स में भी हो सकता है। अचानक से कभी कभी आ जाते हैं ना, अच्छा खासा रहता है, अचानक से कैसे बादल आ गए, आगे बात समझ में? इसलिए गाना भी बना था, बताया था मैंने कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, है ना। गाना भी बना हुआ है, बनाया ना भाई? सुने हो? नहीं सुने हो? चलिए, फिर है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जो है दीर्घकालिक स्थिति होती है, लॉन्ग टर्म। वायुमंडल की दीर्घकालिक स्थिति को क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म
आपका जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ आपका, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपका जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है वायुमंडलीय दीर्घकालिक स्थिति को क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। इसमें टाइम पीरियड आपका लंबा होता है, जैसे WMO ने 31 ईयर्स निर्धारित किया हुआ है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 31 ईयर्स के एवरेज वेदर को क्या कहा हुआ है, वेदर कंडीशंस को क्या कहा हुआ है, आपका जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस में रखा हुआ है। WMO का मतलब वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन ने 31 ईयर्स का औसत लेके चलता है। 31 ईयर्स का एवरेज जो वेदर कंडीशंस होगी उसको हम लोग किस में रख देंगे, आपका क्लाइमेट में। आ रही बात समझ में? तो लॉन्ग टर्म स्थिति हो गई आपकी क्लाइमेट, जो कई साल होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया की क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पे गर्मी रहती है ना, तापमान 0 तक नहीं जाता है, हमेशा 0 से ऊपर या 10 से ऊपर ही बना रहता है। ठंडी में भी कितने भी ठंडी पड़ जाए तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दो तो बाकी जगह तापमान 10 से ऊपर ही बना रहेगा, 10, 15, 20, 25, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इंडिया की क्लाइमेट को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसी के तहत मैंने फिर से बताया था कि मौसम या जलवायु के यदि देखा जाए तो किन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में देखेंगे तो किन चीज़ों को रखते हैं हम लोग, जो है वायुमंडलीय स्थिति में देखेंगे तो मेन 3 चीज़ों को रखते हैं, बताया था मैंने, तापमान, टेम्परेचर, आपका जो है टेम्परेचर, वर्षा, वर्षा के लिए प्रेसिपिटेशन वर्ड यूज करते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में, प्रेसिपिटेशन, और इन दोनों को मिला करके होती है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो ये जलवायु के 3 प्रमुख तत्व कहलाते हैं। जलवायु या मौसम के और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य तत्व है। ये तीनों के तीनों क्या है, मौसम और जलवायु दोनों के जो है 3 प्रमुख तत्व कहलाते हैं, 3 मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं, 3 मेजर एलिमेंट्स। थ्री मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं। आया समझ में? तो ये 3 प्रमुख, इसके अलावा भी और तत्व होते हैं, ठीक है, जो इस अन्य कई कारकों पे, जैसे बादल हो गया, क्लाउड्स आ जाएंगे, एयर मासेस पढ़ेंगे, वायु राशियाँ पढ़ेंगे हम लोग, जो इस तरीके से, वो सब भी इसके तत्व होते हैं, लेकिन मेन इन तीनों पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए कभी क्वेश्चन कहीं पे रहे कि मौसम या जलवायु के प्रमुख तत्व कौन से हैं, मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट, तो वो कौन से हो जाएंगे आपके, ये 3 हो जाएंगे, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी आपका जो है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इन्हीं पे हमारे ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब बात करते हैं हम लोग, वायुमंडलीय स्थिति की जब बात करते हैं कि वायुमंडलीय स्थिति ऐसी थी, तो ये 3 चीज़ों को मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं। इस जैसे आप बोलेंगे इस कमरे की वायुमंडलीय स्थिति क्या है, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ दिस रूम, तो 3 चीज़ों को मेजरली हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। पहला आपका टेम्परेचर, यहाँ पे रेनफॉल तो अभी नहीं है, लेकिन मॉइस्चर कितना है, क्योंकि रेनफॉल पे ही डिपेंड करेगा मॉइस्चर। जहाँ पे रेनफॉल कम होगी वहाँ पे मॉइस्चर कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होगी, और जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। कॉमनली ऐसा कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसी के आधार पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हमने हेडिंग डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, वायुमंडल की संरचना और संगठन। तो सबसे पहले देखेंगे वायुमंडल की परिभाषा कि वायुमंडल क्या होता है।
एटमॉस्फियर क्या होता है, तो कौन बताएगी परिभाषा, कौन बताएगा भाई? एटमॉस्फियर क्या होगा, परिभाषा बताओ। लेयर ऑफ एयर, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में तो कॉमन। लेयर ऑफ एयर, तो लेयर ऑफ एयर कहाँ पर, यानी ठीक है, एक स्टार्टिंग में एक बिना कॉमन आदमी के लिए लेयर ऑफ एयर कह सकते हो, लेकिन कहाँ पर लेयर ऑफ एयर, ठीक है, तो सराउंडिंग्स ऑफ, है ना, अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर होगा आपका। तो सबसे पहले वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर का जो वायु का आवरण है, सामान्य शब्दों में यदि देखें वायु का मंडल, तो पृथ्वी के चारों ओर सराउंडिंग्स ऑफ अर्थ, हमारा पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरे के पूरे को हम लोग वन वर्ड में क्या कहते हैं, एयर कहते हैं, वायु कहते हैं, वन वर्ड में क्या कहते हैं हम लोग, वायु कहते हैं। तो इसी वायु के आवरण को हम लोग सामान्य शब्दों में क्या कहेंगे, आपका वायुमंडल कहेंगे, है ना, सराउंडिंग्स ऑफ अर्थ, एग्जिस्टिंग ऑफ एयर, एयर सराउंडेड अराउंड द अर्थ, आई ना बात समझ में। लेकिन ये एयर अर्थ के चारों ओर है क्यों, तो ग्रेविटी है, तो एक ग्रेविटी वाला वर्ड यूज कर सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी, यदि ग्रेविटी फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता अर्थ का, तो हमारा एटमॉस्फेयर होता है क्या, नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जब डेफिनेशन बनाएंगे तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर इस एयर में मेनली जो है देखेंगे तो वेरियस काइंड्स ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, ओजोन, सब देखेंगे अभी कौन कौन सी गैसेस है, कितने परसेंटेज में। और इस एयर में गैसेस के अलावा क्या है आपका, वाटर वेपर है, गैसेस के अलावा क्या है आपका जो है वाटर वेपर, जलवाष्प, और कुछ डस्ट पार्टिकुलेट्स है, धूल के कण है, सॉलिड पार्टिकल्स है, जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकुलेट्स कहते हैं या डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स भी मिलते हैं एयर में, है ना, इसलिए जब समझ में आया ना, एयर में डस्ट पार्टिकुलेट्स भी होते हैं, कैसे पता चलता है, हाँ ठीक है, नोज में फील होता है कभी कभी, साफ करोगे मुंह धोगे तो लगता है, या चेहरे में पूरा धूल धूल आ जाता है, वो कहाँ से आया, इसका मतलब वो एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। जितना ज़्यादा धूल उड़ेगी उतना ज़्यादा धूल के कण होंगे, कई जगह पे कम भी होते हैं, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में एयर जो वर्ड यूज करते हैं, एयर में ये तीन मेन चीज़ें होती हैं हमारी, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकुलेट्स। और ये किसके सराउंडिंग्स में मिलते हैं, आपके जो है अर्थ के, क्यों है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। अब तीनों को मिला दो तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स सराउंडिंग्स ऑफ एयर कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकुलेट्स नोन एज एटमॉस्फेयर। आ रही बात समझ में। पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना, अब इसको डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, लिख लीजिए एक लाइन, है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स सराउंडिंग्स ऑफ अर्थ एयर, surroundings of earth, air, which consisting of ठीक है, consisting of
गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकुलेट्स नोन एज एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर लिख लो हिंदी में, पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विद्यमान वायु जिसमें गैसेस या गैसे, जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं। आया समझ में? तो सिंपल सी परिभाषा बन गई आपकी, सब कुछ आ गया परिभाषा में, कारण भी आ गया और क्या क्या चीज़ें मिलती है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? डेफिनेशन लिख लेंगे आराम से। अब हमारे पास दो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए, एक वर्ड यूज किया गया स्ट्रक्चर एंड सेकंड वर्ड यूज किया गया कंपोजिशन। एक वर्ड यूज किया गया स्ट्रक्चर और एक वर्ड कौन सा यूज किया गया आपका जो है कंपोजिशन। संरचना एवं संगठन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? संरचना का मतलब संरचना में क्या पढ़ेंगे हम लोग और संगठन में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो वो तो उसके लेयर्स हो जाएंगे। इसमें संरचना का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलूँ कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी यूज करूँ, तो दोनों में क्या क्या बताओगे? ठीक, वर्ड्स को पहले समझना है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा, क्या कहा आपका कि कैसे बना है, किस प्रकार निर्मित है, उसकी क्या क्या फीचर्स, स्ट्रक्चर कैसे, मतलब आपका किस तरीके से वह दिखाई देता है या किस तरीके से वह मिलता है। हाँ, जैसे हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, 2 हाथ 2 पैर, बाहरी आउटर स्ट्रक्चर हो गया। इनर में जाएंगे तो फिर अलग अलग सिस्टम देखते हैं, ब्रेन सिस्टम, हार्ट सिस्टम, ये सब अलग अलग सिस्टम के रूप में देखते हैं। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर हो गया हमारा, आई ना बात समझ में? तो हमारा शरीर जो है किस तरीके से बना हुआ है, जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। और किन किन चीज़ों से मिल करके बना है जब बात करेंगे तो क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। आई ना बात समझ में? शब्दों को समझना है तभी जाके मीन्स में। तो स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि वायुमंडल किस प्रकार निर्मित है, कि वायुमंडल जो है किस प्रकार निर्मित है। हाउ डज एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड। आ रही समझ में? आपका जो है ये वायुमंडल किस प्रकार से निर्मित है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, और खास करके ऊंचाई के अनुसार। हम ये जो मेनली किसके आधार पे देखते हैं कि पृथ्वी में ऊपर जब जाते हैं, है ना, स्ट्रक्चर कैसे पढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे सरफेस से लेके आपका ऊपर एल्टीट्यूड इंक्रीज करते जाएगा, तो ये किस प्रकार से बना हुआ है। आई बात समझ में? हाउ इट फॉर्म्ड, हाउ डज इट फॉर्म्ड। आ रही बात समझ में? तो उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में। तो उसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे कैसे बना है। तो भाई ट्रोपोस्फियर, लिथोस्फियर सब आएंगे आपके जो है। तो हाउ डज इट फॉर्म, इसकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है, ये सब किस में पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? और किन किन चीज़ों से मिलके बना है, किन किन तत्वों से निर्मित है, किन किन तत्वों से निर्मित है। किन किन तत्वों से निर्मित है। हरी बात समझ में? किन किन तत्वों से निर्मित है, थ्रू या बाई विच एलिमेंट्स इट फॉर्म्ड। आ रही बात समझ में? बाई विच एलिमेंट्स इट फॉर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका संगठन कहेंगे। तो पढ़ेंगे एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो भी हमने देखा। कौन कौन से एलिमेंट्स? तो आपका गैसेस, 3 मेजर एलिमेंट्स ही है आपका, गैसेस, वाटर वेपर, जलवाष्प
और आपका जो है डस्ट पार्टिकुलेट्स। आ रही बस समझ में? तो यहाँ पे पहले तो यही बता देना एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है, समझ में आ गया होगा, है ना। चीज़ों को बहुत ही एक एक चीज़ समझते हुए पढ़ोगे, समझोगे, याद रखोगे, तब जा कर के चीज़ें क्लियर होती है। आया समझ में? तो वायुमंडल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है उसको पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स हाउ डज एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड, what are the characteristics of atmosphere, all these things are considered in structure of atmosphere। पॉइंट क्लियर एकदम। और उसके बाद है कंपोजिशन, तो हाउ व्हाट एलिमेंट्स इट कंटेन्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप क्या जो है कंपोजिशन कहते हैं। जैसे मानव शरीर में कंपोजिशन क्या है, तो पानी की मात्रा कितनी है, ब्लड कितना है, ब्लड में कितना पानी है, फिर हमारे सबसे स्मॉल को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, सेल्स टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर अदर, ये सब क्या हो जाएंगे आपके जो है ना, जेनेटिक कंपोजिशन देखेंगे तो जीन्स है हमारे, है ना, जीन्स है, डीएनए है, क्रोमोजोम, उसका फिर अदर, ये सब उसके कंपोजिशंस हो गए, पार्ट्स हो गए। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर का भी क्या हो गया, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन हो गया। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस में भी पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो जो पढ़ने जा रहे हैं वही लिखना है। वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल की संरचना को हम लोग दो आधारों पे देखते हैं। पहला, सबसे पहला टेम्परेचर के बेस पर, है ना, ऊंचाई के अनुसार ताप में परिवर्तन कैसे होता है, ऊंचाई के अनुसार तापमान में परिवर्तन के आधार पर, है ना, टू बेसिस देखते हैं। आपका दो आधार, इसके दो आधार लिए जाते हैं। नहीं, जो फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐसे एग्जाम यूज करने हैं ऑन द टू बेसिस या टू ग्राउंड्स, दो ग्राउंड्स पे देखेंगे। एक आपका हो गया पहला चेंजेस इन टेम्परेचर, with increasing altitude, with increasing altitude, changes in temperature with increasing altitude, मतलब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होता है उसके अनुसार से हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। और दूसरा देखेंगे आपका केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, रासायनिक संगठन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, या रासायनिक संरचना के आधार पर केमिकल स्ट्रक्चर। तो दो आधारों पे देखेंगे हम लोग। तो जब भी पढ़ोगे लिखोगे तो इस तरीके से ही फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज करना है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आया तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बताओगे, उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, या व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टडी क्या किया जाता है इसमें जो है ना, वहाँ से स्टार्ट करोगे। फिर ये बता दोगे कि इन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वी कैन सी इट इन टू बेसिस, टू ग्राउंड्स में देख सकते हैं हम लोग जो है, एक आपका टेम्परेचर के बेस पे और दूसरा आपका जो है केमिकल कंपोजिशन के बेस पे देखेंगे। क्लियर है? क्या साक्षी, घर जाके कुछ पढ़े पढ़े, पूरी पढ़ाई भूल गए हैं? तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, इसके बेस पे क्या क्या आएगा। तो ऊंचाई के अनुसार तापमान में परिवर्तन के आधार पे हम लोग एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहला लेयर को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल, सबसे पहले को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। सेकंड को हम लोग कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर।
समताप मंडल में ही एक अलग से इसी का पार्ट के रूप में ओजोन गैस मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं ओजोन मंडल, ओजोनोस्फियर। उसके बाद हमारा है मध्य मंडल, मेसोस्फियर। उसके बाद थर्मोस्फियर आएगा। थर्मोस्फियर के दो लेयर्स डिफाइन करते हैं, आयन मंडल, आयनोस्फियर, और दूसरा फिर आपका बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, इसके अंतर्गत आएंगे आपके तापमंडल के अंतर्गत। तो इस तरीके से अर्थ से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये डिफरेंट मेन आपका 3 लेयर्स हो गए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, सॉरी 4 लेयर्स हो गई आपकी मेन, और 1 2 3 4, और फिर इसके अंतर्गत फिर उसको अलग से डिफाइन किया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो पहले तो नाम ही याद करना पड़ेगा सीक्वेंस में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। क्या निशी क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास पहले भी की हो कि पहली बार कर रहे हो? की हो? चलिए, घर में पढ़ाई वढ़ाई रिवीजन चल रहा है। तुम्हें कब देना एग्ज़ाम? हाँ, इस साल देना है? चलो, तो लगे हो मतलब मई की तैयारी के लिए। क्या खुशबू, गर्मी अभी से बढ़ गई? तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर। ये सब 1 बाय 1 देखेंगे, अलग अलग, जिसको जो है अभी सीक्वेंस भी देखेंगे। अभी तो सीक्वेंस याद कर लो, नीचे से ऊपर सीक्वेंस पूछेगा तो ये 4 लेयर्स आपका, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ठीक है, फिर इनमें भी अलग से सीक्वेंस बनता है, तो जब अभी बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। रासायनिक संरचना में इसमें 2 चीज़ें आ जाती है, एक को हम लोग कहते हैं सममंडल, होमोस्फियर, और एक को कहते हैं विषम मंडल, हेट्रोस्फियर। तो इसमें सममंडल में शुरू के जो 3 लेयर्स है ये सममंडल में आ जाएंगे। सममंडल क्यों कहते हैं, होमोस्फियर क्यों कहते हैं, देखेंगे। बट स्टार्टिंग ये 3 लेयर्स किस में आ जाएंगे आपके, सममंडल के पार्ट हो जाते हैं। आया समझ में? तो तीनों लेयर्स का नाम लिख लो, ये 3 लेयर्स आपके जो है, और बाकी जो तापमंडल बच गया वो किस में आएगा आपका, हेट्रोस्फियर। तो तापमंडल के दोनों लेयर्स किस में आ जाएंगे आपके जो है, विषम मंडल, हेट्रोस्फियर में आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? है ना? क्यों आ रहा है आगे समझेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन क्वेश्चन बनेगा विच लेयर इज द पार्ट ऑफ होमोस्फियर, इस टाइप से क्वेश्चन बना देगा। सममंडल की कौन सी परत है, तो ऊपर की 3 लेयर्स को हम लोग सममंडल कहते, क्यों कहते वो भी आ जाएगा। सम ही क्यों कहते हैं, होमोस्फियर क्यों कहते, उसको हेट्रोस्फियर क्यों कहते, सब वर्ड्स आएंगे, क्लियर हो जाएंगे 1 बाय 1। आइए समझ में। तो पहला क्वेश्चन तो ये सीक्वेंस वगैरह पूछता है, लेयर्स का अरेंज करने के लिए देता है।
तो सीक्वेंस याद रखना है, नाम याद रखना है ना। अभी लग रहा होगा इजी है, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कहाँ से किधर है। अब 1 बाई 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है क्षोभ मंडल से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? क्षोभ मंडल से। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट है तो बताएं। ठीक है, किस आधार पे डिवाइड किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये किस आधार पर है? ऊंचाई के अनुसार तापमान में परिवर्तन के आधार पे। कैसे है उसको भी देखेंगे, टेम्परेचर चेंजेस के आधार पर है ना। एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ना है। अभी तक जो तुम बीए वे पढ़ कर आए हो उस टाइप से ऊपर ऊपर पढ़ने से यूपीएससी का यू भी समझ में, यूपीएससी का यू भी पकड़ में नहीं आएगा, पीएससी तो बाद में है। समझ गए ना भाई? तो जो आप लोग ग्रेजुएशन में उठाते बुक्स, नोट्स पढ़ लिए, फिर जाके एग्ज़ाम में जितना याद आ गया लिख दिए, जैसे याद आ गया, जहाँ याद आ गया लिख देते। पास होना होता है, पास हो जाते, किसी के अच्छे परसेंटेज भी आ जाते। लेकिन यहाँ पर वो नहीं चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ने जो पूछा है उतना ही कम शब्दों में, कम समय में आपको सिस्टमेटिक तरीके से, रिप्रेजेंटेशन भी आपका मायने रखता है। मैंने कहा था ना कि एक छोटे से होटल में जाओगे तो प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, मूली सब एक साथ ला करके ऐसे करके क्या नाम से दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री करके नाम से दे देते नहीं देते? तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री में मिल जाता है। लेकिन उसी वही गाजर होती है लगभग, वही प्याज होता है, वही मूली होती है, वही पत्ता गोभी होती है, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके सामने लाया जाता है और उसी की वैल्यू कितनी हो जाती है? कम से कम 50 रुपये, 100 रुपये ग्रीन सलाद के नाम से हो जाता है कि नहीं हो जाता है? डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन वैल्यू क्यों बढ़ जाती है? एक तो जगह की वैल्यू बढ़ती है, दूसरा उसको डेकोरेट करके दिया गया इसकी वैल्यू बढ़ती है। एक तो जहाँ बैठे हो तुम उसकी वैल्यू बढ़ गई, किस होटल में कहाँ पे 3 स्टार में हो, 5 स्टार में हो कि सिंपल होटल में, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ जाएगी ना। वही चाय होती है, ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल की चाय कोई स्पेशल लगती होगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी तो बाहर की चाय से बेकार लगती है 5 स्टार होटल की चाय, ठीक है, और 100 रुपये देने पड़ते हैं, समझ गए? और बाहर की 5 रुपये की चाय उससे कई गुना कभी कभी अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन जगह की वैल्यू है। तो यहाँ पर भी सेम, जब आंसर लिखोगे तो कंटेंट हो सकता है दोनों का सेम हो, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट किए हो उस पर नंबर क्या करेगा आपका, वेरी करता है। और जितना सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हो इसका मतलब है कि आपकी सोच और समझ सिस्टमेटिक है, चीज़ों को क्लियर करके आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। और प्रशासक से वही उम्मीद भी की जाती है। एक सामान्य आदमी सबको हौच-पौच करके ऐसा है वैसा है करके मिला उला के देखता है, लेकिन प्रशासक की नज़र पैनी होती है, ठीक है। प्रशासक लोग से मिलोगे तो उनको लगता है उनसे ज़्यादा दुनिया में इंटेलिजेंट कोई नहीं है, समझ गए? वो ऐसी बातें करते हैं। तो मिलोगे एक आध दो IAS IPS जो 2 3 4 10 साल 5 साल नौकरी कर लिए होंगे उनसे, तो उन लोग से मिल करके लगता है कि हम उन्हीं लोग सब कुछ जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। चलिए, तो कहाँ पर आ रहे थे हम लोग? क्षोभ मंडल में आते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के बारे में अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में शायद बना हुआ है। ट्रोपोस्फियर का महत्व या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बना होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोपोस्फियर में आते हैं सबसे पहले। तो उसको पढ़ने से पहले फिर से एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये आपका है ट्रोपोस्फियर। किलोमीटर तक हम लोग लेते हैं आपका जो है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। ठीक है, सरफेस से ले रहे हैं, धरातल से नीचे 0 किलोमीटर से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कहाँ से नापा गया होगा आपका? सी लेवल से, समझ में आया? सरफेस 0 ऊपर जा रहे तो ऊंचाई आपका एल्टीट्यूड है।
चलिए, और उसके बाद फिर वायुमंडल जो है, वैसे तो इसका जो 75% भाग तो इसी में मिलता है, जो भी गैसेस वगैरह मिलता है उसमें जो है ट्रोपोस्फियर में मिल जाता है, और बाकी ऊपर थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस जो है 10,000 किलोमीटर तक एक दो पार्टिकल्स मिल जाएंगे ऊपर का जो लेयर है, और उसको हम लोग फाइनली ये थर्मोस्फियर कहते हैं। इसको पूरा का पूरा क्या कहते हैं आपके जो है थर्मोस्फियर, तापमंडल। बीच वाला हो गया मध्य मंडल, मेसोस्फियर। और मैक्सिमम मैंने कहा ना 10,000 किलोमीटर भी थोड़े बहुत पार्टिकल्स देखे गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे आपका थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर सबसे ऊपरी भाग को थर्मोस्फियर कहा जाता है। तापमंडल। फिर इसी के अंतर्गत जो है, जैसे आपका 20 से लेकर के अप्रॉक्स 50, थोड़ा बहुत 60 किलोमीटर तक मिलेगा, लेकिन मेन आपका ये वाला, यहाँ पर ओजोन गैस मिलती है। कहाँ पर ओजोन गैस मिलती है? इन बिटवीन 20 to 50 किलोमीटर पे मोस्ट ऑफ द मेजर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस फाउंड। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए इस थर्मोस्फियर ये पूरा हो गया, स्ट्रेटोस्फियर पूरा हो गया, तो इसी के ये वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इतने से भाग को ओजोनोस्फियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ओजोनोस्फियर कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? कि स्ट्रेटोस्फियर का ही 20 से ऊपर 50 किलोमीटर मैग है ना, थोड़ा बहुत आगे भी मिल जाता है, 60 किलोमीटर तक भी देगा तो गलत नहीं है, पढ़ेंगे आगे, लेकिन मेनली आपका 50 किलोमीटर तक मेन देखा गया है। उसी प्रकार इस थर्मोस्फियर का जो निचला वाला लेयर है 640 किलोमीटर तक वाला भाग, ये आइनोस्फियर कहलाता है। पूरा यहाँ से 80 से लेके ऊपर तक ये पूरा का पूरा क्या हो गया? थर्मोस्फियर हो गया। लेकिन इसका ही जो निचला वाला भाग है वह क्या कहलाता है आपका जो है आइनोस्फियर, आयन मंडल कहलाता है। क्यों कहलाता है देखेंगे, आया समझ में? और बाकी ऊपर वाला जो बच गया वो फिर बहिर्मंडल में आ जाएगा, एक्सोस्फियर में आ जाएगा। तो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स दोनों को लिंक कर पा रहे हो, है कि नहीं? जो फ्लो चार्ट बनाया था मैंने और डायग्राम जो है आपके पास, तो ये डायग्राम आपके एग्ज़ाम में पहला बनाना ही बनाना है, जैसे ये क्वेश्चन आया। आ रही बात समझ में? चलो, तो सीक्वेंस अब यहाँ पे पूछेगा, कभी दे देगा सीक्वेंस में समताप मंडल भी दिया हो और क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल भी दिया हो, तो कभी कभी कुछ विद्वान लोग समताप मंडल को अलग ले लेते हैं और ओजोन मंडल को अलग दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीक्वेंस क्या बनेगा? और क्षोभ मंडल तो है ये मान लेते हैं, तो क्षोभ मंडल पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? समताप मंडल आएगा कि ओजोन मंडल आएगा? क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल लोगे? समताप मंडल लोगे कि ओजोन मंडल लोगे? ठीक है, समताप मंडल लोगे, क्योंकि समताप मंडल क्षोभ मंडल खत्म होते ही 12 किलोमीटर से स्टार्ट हो जा रहा है, ओजोन मंडल इस समताप मंडल में ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो आज की न्यू स्टडीज़ या न्यू जो क्लासिफिकेशन है उसमें समताप मंडल अलग कर देते हैं, ओजोन मंडल अलग लेयर के रूप में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो कई जगह पे ये भी क्लासिफिकेशन जो रिसेंट नए बुक्स आए होंगे उनमें ये भी मिल सकता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि मैं ज्ञानेश सर ने तो फिर यहाँ गलत बता दिया, ये नहीं सोचना है। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है कि वैसा लिखा है तो क्यों लिखा है, और कहीं डाउट होता है तो एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना है। हो सकता है कुछ चेंजेस है मेरे नॉलेज में भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए सीधा क्वेश्चन मार्क ये नहीं लगाना है कि
ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी, तो क्षोभ मंडल पहले आएगा, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल आएगा। आगे बस समझ में, फिर मध्य मंडल आएगा ही आएगा। उसके बाद ये दोनों अलग अलग दिए रहेंगे, तो आयनोस्फीयर आएगा, फिर आपका एक्सोस्फीयर आएगा। तो ये सीक्वेंस क्वेश्चंस बनते हैं कई जगह एग्जाम्स में, बेसिक क्वेश्चन है, ये बनता ही बनता है। तो ये थोड़ा सा सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो डायग्राम समझ में आ गया। अब ये डायग्राम हमने 1200 किलोमीटर के नीचे वाले भाग को ही ट्रोपोस्फियर क्यों लिया, ये क्वेश्चन आया मन में तुम्हारे। फिर उसके बाद अचानक से नाम चेंज क्यों कर दिया, फिर 50 किलोमीटर के बाद फिर नया लेयर चेंज क्यों कर दिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर चेंजेस हो रहा होगा, है ना, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तभी तो अलग अलग लेयर्स हमने डिफाइन किए हुए। और वो किस आधार पे कहा था मैंने, लिखवाया था शुरू में, लिखवा दिया है किस आधार पे लिखवाया हुआ है, टेम्परेचर चेंजेस के आधार पे। तो अब टेम्परेचर चेंज कैसे होता है उसको देखिए। तो यहाँ पे ग्राफ में तापमान आपका जो है, तो तापमान इधर से इधर की ओर जाएंगे तो माइनस में इधर आएगा, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, आया समझ में। इधर जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, तो 0 डिग्री से हम लोग अभी, है ना, 100 डिग्री तक तो वैसे नहीं जाता है हमारा। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी 73-75 तक नोट किया गया कहीं पर। फिर भी हम लोग ना, एवरेज टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर का इतना नहीं रहेगा, लेकिन इधर -100 तक चले जाओ ग्राफ में, इधर जाएंगे तो माइनस है। तो क्षोभमंडल में क्या होता है कि टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है, जैसे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना बताया मैंने, ग्लोब का कितना बताया था, और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर पहले कितना था, और वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग आदि के कारण से बढ़कर कितना हो गया, है ना, 15 डिग्री, 15 बताया था, 16 तो नहीं, 15.7 से लेके 9 तक या, ठीक है, हाँ। तो 15 डिग्री नासा के अनुसार एवरेज टेम्परेचर था, जो बढ़ करके वर्तमान में, है ना, 15.78 डिग्री, 8 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइप से हो गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि 1.5 डिग्री तक भी बढ़ गया, तो 16 प्लस भी चला गया कुछ लोग। ये भी हमको जैसे देखना कि 2.2 डिग्री से कम रखने का है हमारा, जो है, जो क्लाइमेटिक चेंज में या ग्लोबल वार्मिंग में हमने जो क्या बोलते हैं INDC था आपका, जो आ रहे ना समझ में, कौन सा, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत हमने ये निर्धारित किया हुआ है। याद आ रहा है, कुछ पढ़ाया था, सब भूल गए, हाँ आकांक्षा कुछ कुछ याद है, नेशनल डिटरमाइंड, ठीक है, आपका जो है इंटेंडेड वाला जो आपका कितना रखा हुआ है हमने, 1.5 डिग्री तक, या फिर 2 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, राइट। एनीवे, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्षोभमंडल का टेम्परेचर से क्षोभमंडल में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है। क्यों कम होता है देखेंगे। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर इस तरीके से क्या होता है, कम होता है कि 0 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर का ग्राफ बना रहा हूँ, कम हो रहा है। यहाँ तक आते आते टेम्परेचर कितना हो गया, 0 में हो गया, ठीक है। माइनस में भी चला जाता है, नहीं माइनस में जाएगा इधर, 0 तो ट्रोपोस्फियर में जाएगा, ठीक है। माइनस में आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, ऊपर जाने पे कम हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ना। कितना कर रहा है वो देखेंगे। फिर इस 12 किलोमीटर के बाद अप्रोक्स ऊपर जाएंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ता है, और बढ़ करके कितना भी बढ़ेगा तो 0 डिग्री के आसपास बना रहता है। आया समझ में, क्यों रहता है सब समझेंगे, बनाते जाओ ग्राफ। इसके बाद फिर से टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और ये -100 डिग्री तक हो जाता है डिक्रीज करके, और उसके बाद फिर बढ़ता है, तो फिर बढ़ता ही बढ़ता है, फिर रोकने वाला उसको कोई नहीं है, समझ गए। फिर उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। आ रही बात समझ में।
तो ये ग्राफ बना लो। तो ग्राफ समझ में आ रहा है? टेम्परेचर का पहले नीचे से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, फिर स्लाइटली बढ़ता है, फिर डिक्रीज करता है, रैपिडली डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद बढ़ता ही बढ़ता है, उसके बाद बढ़ते रहेगा, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये इसलिए चार अलग अलग लेयर्स यहाँ पे डिफाइन किया हमने, जो है 12 से नीचे वाली लेयर्स को ट्रोपोस्फियर, 15 तक टेम्परेचर फिर जा कर के कांस्टेंट होकर फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, तो इसलिए इस वाली बीच वाली लेयर को हमने स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर और आपका आया समझ में। तो इसलिए मैंने शुरुआत में लिख दिया है, क्वेश्चन भी आपका बनता है या मेंस में भी जब लिखोगे इतने क्लेरिफिकेशन के साथ लिखोगे तो नंबर्स 1-2 नंबर हर क्वेश्चन में ज़्यादा मिलेंगे आपको। आ रही बात समझ में? ये ध्यान में रखना है, क्योंकि लिखते तो सभी है और रिजल्ट देख करके क्या लगा, कुछ कॉन्फिडेंस आया कि डिमोटिवेट हुए हैं? तो मेहनत बहुत करनी है, ठीक है ना। आसान टॉपर्स का भी कौन सा अटेम्प्ट था? 3rd अटेम्प्ट था इस बार, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ हमेशा देखना है कि ऊपर जितने टॉपर्स है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो सभी लोग IITian है, कोई नीट जी किया हुआ है, कुछ डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी में कुछ किया हुआ है, ये सभी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से पढ़े हुए लोग हैं। तो ऊपर के टॉप में आने के लिए तो इनसे फाइट करनी पड़ेगी। हालांकि हिंदी मीडियम का एक मैंने डाला था आपका शायद, तो दिव्यांग भी है और 20 रैंक लाया हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम से 20 रैंक तक पहुंचा है। लेकिन चूंकि वो हैंडीकेप्ड है तो उसको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिला होगा सिर्फ प्रीलिम्स में। 29 रैंक आया इसका मतलब मेंस में उसके नंबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे होंगे, प्रीलिम्स में उसको थोड़ा सा फ़ायदा मिला होगा, तो प्रीलिम्स निकालना उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी मेरिट क्या हो गई होगी, आपकी डाउन गई होगी, तो मेरिट आपका कम हो जाएगा। लेकिन मेंस में तो आपकी मेहनत पे ही करेगा। यदि वो नीचे जो सिलेक्शन हो जाता तो भी IAS मिल जाता है उसको, वो 600 500 600 की रैंक में रहता, 700 800 की रैंक में भी रहता, तो दिव्यांगों में यदि उस ऊपर रहता तो भी उसको IAS मिल जाता। लेकिन वो 20th रैंक तक ला रहा है, मतलब सोचो कि जो हम लोग अच्छे खासे देखने वाले लोग हैं उनको भी क्या कर रहा है, वो बीट कर दे रहा है ना। अब कितना परसेंट वो मैं पूरा डिटेल पढ़ा नहीं है, कम्प्लीटली ब्लाइंड तो नहीं होगा, थोड़ा मतलब वो होगा मेरे ख्याल से, तो वो समझ रहे हो। और 20th रैंक ला रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। तो ये नहीं कर सकते कि 20th हिंदी मीडियम वाले सिलेक्शन नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी कमी है ना। मीडियम को दोष देना कोई मायने नहीं रखता आज की डेट में, है ना। 20वीं रैंक लाया है इसका मतलब है कि उसमें लाया जा सकता है, सीधी सी बात है। वो भी उस बच्चे ने लाया जो पूरी तरह ठीक से देख भी नहीं पाता है, तो तुम लोग तो चश्मा लगा लगा के देख रहे हो, तो ज़्यादा नंबर आने चाहिए, समझ गया ना भाई। तो इसलिए मत कहना कि हिंदी मीडियम वालों का अब नहीं आ रहा है तो हिंदी मीडियम वालों की कमी है, उनको गाइडेंस देने वालों की कमी है, ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जो है आपका खुद की, तुम लोग की भी कमी और गाइडेंस देने वालों की भी कुछ ना कुछ लैक होगा, नो डाउट। बैकग्राउंड तुम लोग का उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि वो टॉपर्स लोग का है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और ये ऊपर के 200 रैंक वाले में, 200 तो नहीं लेकिन 100 वाले रैंक में मिलते हैं ऊपर के जो टॉपर्स है, अंडर 50 वाले खास करके इधर उधर अच्छे से ही पढ़े होते, एक आध दो मिल जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की लाई थी किरण कौशल, 3rd रैंक लाई थी हिंदी मीडियम में, लेकिन बहुत पहले की बात थी जब सिलेबस आपका जो है थोड़ा सा ओल्ड था, पुराना सिलेबस था। 2013 के बाद जब चेंज हुआ तो मेरे ख्याल से 19वीं रैंक कुछ लाया था हिंदी मीडियम में, बीच में कुछ 1-2 साल पहले। बीच में तो रिजल्ट हिंदी मीडियम में थे ही नहीं, लेकिन फिर आना स्टार्ट हुए हैं। तो मीडियम, लेकिन मैंने कहा ना मीडियम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वही कंटेंट आपका इंग्लिश में अवेलेबल है, वही कंटेंट आपका सेम हिंदी में अवेलेबल है, इसलिए मीडियम को दोष नहीं दे सकते। हाँ, बैकग्राउंड का दोष रहेगा कि जैसे मैंने कहा ना, मैं यदि दिल्ली कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, अच्छे स्कूल से लेकर अच्छा पढ़ा हूँ, एक बस्तर से पढ़ कर के आया हुआ है, तो दौड़ ही यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक पहले यहाँ पर है, तुम उसके पीछे हो, तुमको ज़्यादा मेहनत करनी उसके बराबर आने के लिए, तो उसको मानना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसका फिर आपको बैकग्राउंड के आधार पे तो नहीं, लेकिन कास्ट के आधार पे SC ST OBC ये जो रिजर्वेशन मिला है उसको फिर फ़ायदा इसीलिए दिया गया ताकि आपका पिछला बैकग्राउंड यदि अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा सा क्या दिया जाए, वहाँ पे बेनिफिट दे करके उसके बराबर लाया जाए। आई ना बस समझ में। तो इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है, लेकिन रिजर्वेशन में मैंने फिर से कहा कई सारी कमियाँ हैं। रिजर्वेशन गलत नहीं है, रिजर्वेशन आज भी ज़रूरी है,
लेकिन रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है सबको बराबर नहीं मिल रहा है। अब जैसे राजस्थान की मीणा जनजाति है, वो टॉप मोस्ट जनजाति, जितने भी सिलेक्शन मिलेंगे 90% मीणा जनजाति वाले होंगे। एसटी कैटेगरी में आईएएस में जितने बने होंगे, क्योंकि मीणा जनजाति पूरी तरह से क्या हो गया, डेवलप हो चुकी है। अब उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब अधिकांश लोग को नहीं है, लेकिन मिल रहा है। जैसे मैं जानता हूँ कई सारे मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स रहे, वो अच्छे खासे आईएएस आईपीएस फैमिली बैकग्राउंड, मतलब उतना हाई फाई है कि मैं सोच भी नहीं सकते तुम लोग, ठीक है। BMW, उनके बच्चे कुछ सालों पहले दोनों भाई बहन दोनों आईएएस में सेलेक्ट हुए थे। उनका बैकग्राउंड क्या था, मतलब सोचो BMW से कम में चलते नहीं है, हाई फाई। अब वो इनसे फाइट करेंगे बस्तर से आकर के, तो इतना आसान नहीं होगा। तो ये रिजर्वेशन में कमी है जिसको गवर्नमेंट ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देती कि वोट बैंक की राजनीति है, ठीक है, लेकिन ये सुधार की ज़रूरत है। तो रिजर्वेशन इसीलिए एनीवे, तो ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया आपका जो है कि क्या क्या मंडल हो गए आपके, सीक्वेंस हो गया, ये किस आधार पर डिवाइड किया गया, सब हो गया आपका जो है, आई ना बस समझ में। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? चलिए, तो बाकी आगे का कल डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। 6 मंडल की विशेषताएं, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर 1 बाई 1 पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक समझ में आ गया तो आगे की क्लाइमेटोलॉजी समझने में हेल्प करेगा पूरा का पूरा। इस पर ही बेस्ड पूरा आगे की क्लाइमेटोलॉजी है, कहाँ पे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए। तो आज इतना पूरा अच्छे से तैयार कर लो, उसके बाद मेरी ऑप्शनल की क्लास भी होगी 10 मिनट बाद, ठीक है। तो उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे थे वही वाला चलेगा।